है आदिवासियों की जमीनों पे है। मैं ये कहूंगा सरकार ही खुद करवा रही है ये सारा काम, सरकार खुद इन्वॉल्व है। अडानी इसमें उल्टा पीछे है, पूंजीपति इसमें पीछे, सरकार खुद आगे से जाती है। ईडब्ल्यूएस का सारा हिस्सा तो ब्राह्मण खा गए। जब आप आदिवासियों की जमीनों को छीन करके पूंजीपतियों को दे रहे हैं और अलग अलग तरीके से दे रहे हैं, कहीं पर आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर दे रहे हैं, कहीं आप डैम बना करके दे रहे हैं। लगा लीजिए किस तरीके से मुआवजे की राजनीति चल रही है इस देश में। मुआवजे के नाम पर क्या करें, या तो पहले तो सरकारी रेट का हवाला दिया जाता है और दूसरा आप ये करते हैं कि उनको उसके बहाने से खदेड़ा जाता है और फिर मुआवजे से लेकर सारी चीजें गायब हो जाती है। लेकिन जैसे अडानी की एंट्री हुई, बिजली बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, जो छत्तीसगढ़ को मिलना था वो नहीं मिला। SEZ के जाते ही ये जमीन पर इनकम टैक्स में अडानी को रिबेट मिला और उसके साथ साथ बाकी बेनिफिट्स मिले। तो आदिवासियों को कुछ नहीं मिला, देश को कुछ नहीं मिला। न केवल बराबरी कानूनी तौर पर बल्कि वो संसाधनों में भी बराबरी की हिस्सेदारी की बात कर रहे थे और संसाधनों में हिस्सेदारी की लड़ाई ही आज की तारीख में आदिवासी लड़ रहा है। तो एक सीधा संबंध जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ में आदिवासियों का है और इसीलिए आज जब 23 मार्च को हम लोग यहाँ पर हैं अम्बेडकर भवन में, तो ये भी एक समझिए कि बाबा साहब भी इसमें शामिल है जिन्होंने ये सारी चीज़ों को कोडिफिकेशन का काम किया, सारी चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करने का काम किया। तो ये एक कोइंसिडेंट नहीं है बल्कि एक पूरी तरीके से समझिए कि हम अपने पुरखों की विरासत से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आदिवासी समाज की जल जंगल की लड़ाई रही है, बिरसा मुंडा से लेकर के और तमाम जितने पुरखे हुए हैं, आज भी उन्हीं की ज़मीन पर अडानी अंबानी कब्जा कर रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं उनको दे रही है और जिस प्रकार से पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ज़मीनें जो है वो दी गई, आवंटित की गई हैं, क्या कहोगे इस विषय में? देखिए, ये अभी नहीं पिछले लंबे समय से चल रहा है। जब आप आदिवासियों की ज़मीनों को छीन करके पूंजीपतियों को दे रहे हैं और अलग अलग तरीके से दे रहे हैं, कहीं पर आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर दे रहे हैं, कहीं आप डैम बना करके दे रहे हैं, कहीं पर आप माइनिंग करके दे रहे हैं, कहीं पर आप फैक्ट्रियाँ लगा करके दे रहे हैं। जैसे कि आप याद कीजिए जमशेदपुर जिसको टाटा नगर कहा जाता है, टाटा नगर किसकी जमीन पर बसा हुआ है? लगभग 900 आदिवासी गांव को उस समय उजाड़ करके टाटा नगर को बसाया गया था। उसी तरीके से आप देखेंगे तो अलग अलग हिस्सों में आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही। अब इसमें कहना ये है कि भाई देखो, इस देश के विकास की कीमत सिर्फ आदिवासी ही क्यों चुकाएगा? और आदिवासियों के भाई विकास की कीमत में सिर्फ आदिवासियों के एग्जिस्टेंस का मसला है, अस्तित्व का मसला है। क्योंकि जब आप जमीन छीनते हैं तो आदिवासियों के अस्तित्व को खत्म कर रहे थे, क्योंकि सिर्फ वो उनके लिए जमीन नहीं है, रहने की जगह नहीं है, उसी से उनकी संस्कृति जुड़ी है, उसी से उनकी पूरी परंपरा जुड़ी है, उसी से उनकी विरासत और इतिहास जुड़ा हुआ है। आप देखिए, जब कोई एक आदिवासी व्यक्ति जब मरता है तो आदिवासी समाजों में माना जाता है कि वो उसी जंगल में उसके गांव के आसपास रह रहा है और मरने के बाद आफ्टर डेथ, क्योंकि उनका मानना है कि उनके परिवार के साथ में वो व्यक्ति अभी भी है और वो हमेशा रहेगा जब तक वो जंगल है। और जैसे ही आप उसको खत्म करते हैं, उसके घर को उजाड़ते हैं, तो सोचिए उसका पूरा बिलीफ सिस्टम भी जो है आप उजाड़ दे रहे हैं। वो जो आस्था के साथ खिलवाड़, बिल्कुल आपकी उसके आस्था के साथ ही न केवल खिलवाड़ कर रहे हैं बल्कि जिन पेड़ पौधों के हवाले से वो जिंदा है उस पूरे के पूरे इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। साथ ही साथ पूरी जो मानवीय सभ्यता है उसको उजाड़ रहे हैं, जीव जंतुओं को उजाड़ रहे हैं, आप पर्यावरण को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमने पिछले सालों में देखा कि दिल्ली के भीतर ऑक्सीजन का कितना क्राइसिस था, लेकिन अब उसके बावजूद भी हम जिस तरीके से हंसते हो, जैसे आप कहते हैं छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है, और उस पूरे फेफड़े को आपने उजाड़ दिया और उजाड़ करके क्या कर दिया, वहां पर विनाश फैला दिया है। तो ये सिर्फ आदिवासियों का ही नुकसान है, पूरी मानव सभ्यता का नुकसान है, पूरे इंसानी समाज का नुकसान है, पूरे देश का नुकसान है। और आज वो ये जो रिसोर्स है जिसको आदिवासी प्रोटेक्ट कर रहा है, वो किसका? सिर्फ आदिवासियों का नहीं है, वो इस देश का रिसोर्स है। इसमें रहने वाले दलितों का भी हिस्सा है, उसमें पिछड़ों का भी हिस्सा है, बाकी के अल्पसंख्यकों का भी हिस्सा है, सबका हिस्सा है। तो वो सबके हक की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन कुर्बानी उसकी वो अकेला चुका रहा है। और इसीलिए इस लड़ाई को लड़ना जरूरी है, क्योंकि सब अगर आदिवासी बचेगा तो सारे लोग बचेंगे, सबकी जमीनें बचेंगी। और आदिवासियों के साथ साथ आप देख लीजिए पिछले सालों में जिस तरीके से किसानों के ऊपर हमले बढ़े हैं, दलितों की जमीनें तो पहले ही छीन ली गई, और जहां लैंड रिफॉर्म होने थे दलितों को जमीन देनी थी वो जमीनें दी ही नहीं गई, तो उनको तो पहले ही इस लड़ाई से बाहर कर दिया गया और उसके बाद किसानों को बाहर किया गया, फिर अब जो है आदिवासियों का मसला चल रहा है। तो इसलिए इस लड़ाई को लड़ना जरूरी है। आप कह रहे हैं कि इस लड़ाई को लड़ना जरूरी है, कि सरकार बार बार दलील दे रही है कि देश के डेवलपमेंट के लिए जो उद्योग क्या नाम है लगाना है, उसके लिए बिजली चाहिए और बहुत सारी सुविधाएं चाहिए, तो उसके लिए ज़मीन चाहिए, और ज़मीन अगर उस जगह पर आदिवासी की हो तो उनसे ली जाएगी, उसके बदले उनको कुछ ना कुछ दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी, उनको उनका पुनर्स्थापना कहीं ना कहीं की जाएगी।
नहीं, सबसे पहले तो इस पुनर्स्थापना वाले पे, विस्थापन वाले मसले पे बात करते हैं। नर्मदा डैम जब बनाया गया था तब भी नर्मदा के लोगों को कहा गया था कि हम आपको दूसरी जगह पर विस्थापित करेंगे, लेकिन आज लगभग 50 साल से ऊपर हो गया, नर्मदा के चलते जो लोग विस्थापित हुए उनको एक हिस्सा, 1 इंच जमीन का नहीं मिला, कोई मुआवजा नहीं मिला। दूसरा, इसी तरीके से टाइगर प्रोजेक्ट के नाम पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें एक सिंगल पैसे का नहीं। अब आते हैं रोजगार वाले मसले पे, जैसे हसदेव और उसके आसपास के हिस्सों में कहा जा रहा है कि हम रोजगार देंगे। क्या रोजगार देंगे? वो आपकी जमीन छीन करके आपको कुछ दिनों तक या तो सिक्योरिटी गार्ड बनाते हैं या मजदूर बनाते हैं। जिस जमीन के आप मालिक हैं अगले दिन उसी जमीन के आप मजदूर हो जाते हैं। मुआवजा भी तो मिल रहा है ना प्रोफेसर? नहीं, गलत। मुआवजा उस जमीन का मिल रहा है जो खातेदारी की जमीन है। आदिवासी इलाकों में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आदिवासियों में प्राइवेट प्रॉपर्टी का नोशन ही नहीं है, कि एक किसी व्यक्ति विशेष की जमीन नहीं है, वो पूरे कम्युनिटी की लैंड है। तो कम्युनिटी की लैंड है तो जमीन का मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है, मतलब जमीन भी ली जा रही है, मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए जब आप मुआवजे की भी बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि आप मुआवजे के नाम पर क्या कर रहे हैं, या तो पहले तो सरकारी रेट का हवाला दिया जाता है, और दूसरा आप ये करते हैं कि उनको उसके बहाने से खदेड़ा जाता है और फिर मुआवजे से लेकर सारी चीज़ें गायब हो जाती है। आप जैसे देख लीजिए, दिल्ली से मुंबई कॉरिडोर बना है, रोड का एक कॉरिडोर बना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। उस एक्सप्रेस वे में जो ज़मीनें छीनी गई हैं, आप उनका अंदाजा लगाइए। जैसे यमुना एक्सप्रेस वे जब बना था, जब ज़मीनें छीनी गई थी, किस रेट पे खरीदी गई और आज उसकी क्या रेट है, तो उससे अंदाजा लगा लीजिए किस तरीके से मुआवजे की राजनीति चल रही है इस देश में। अब आते हैं विकास का पैमाना। तो विकास, जब हसदेव का जंगल कट रहा है तो हसदेव में अडानी की एंट्री से पहले ये जंगल जो है, यहाँ से बिजली उत्पादन का जो जिम्मेदारी थी वो राजस्थान की जो सरकार की जो इकाई थी, विद्युत उत्पादन जो इकाई थी उसके पास थी, और वो उत्पादन करने के बाद उस बिजली को इस देश की सरकार को देना था, और उसका 30% टोटल प्रोडक्शन का छत्तीसगढ़ को देना था, और इनकम का भी देना था। लेकिन जैसे अडानी की एंट्री हुई, बिजली बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, जो छत्तीसगढ़ को मिलना था वो नहीं मिला। SEZ के जाते ही ये जमीन पर इनकम टैक्स में अडानी को रिबेट मिला और उसके साथ साथ बाकी बेनिफिट्स मिले। तो आदिवासियों को कुछ नहीं मिला, देश को कुछ नहीं मिला, और बाकी समाज को जो मिलना था वो कुछ नहीं मिला। मिला किसको? अडानी को मिला। और ये सिर्फ एक एग्जांपल है अडानी जैसे सैकड़ों हैं आदिवासी इलाकों में। अडानी तो एक क्योंकि बड़ा प्लेयर है तो दिख रहा है, लेकिन उसके अलावा वेदांता है, अंबानी है, जिंदल है, टाटा है, बस सारे लोग लगे हुए हैं, सबकी निगाहें आदिवासियों की जमीनों पर है, और इसीलिए वो विकास नहीं कर रहे, वो अपना खुद का जो विकास कर रहे हैं। सरकार की नाक के नीचे ये सब चल रहा है, तो ये मान लिया जाए कि सरकार की सेहत पे हो रहा है? नहीं, नाक के नीचे नहीं चल रहा, मैं ये कहूँगा सरकार ही खुद करवा रही है ये सारा काम। सरकार के इशारे पर हो रहा है। सरकार नहीं, इशारे में नहीं, सरकार खुद इन्वॉल्व है। अडानी इसमें उल्टा पीछे, पूंजीपति इसमें पीछे, सरकार खुद आगे से जाती है। सरकार के अधिकारी जिन ग्राम सभाओं से परमिशन मिलनी चाहिए, फर्जी ग्राम सभाएं क्रिएट कर रहे हैं, फर्जी मीटिंग्स ले रहे हैं, फर्जी मिनट्स बना करके उन लोगों के साइन करा रहे हैं जो कई साल पहले मर चुके हैं, बैकडेटेड में साइन करा रहे हैं। और कौन कर रहे हैं? सरकार के अधिकारी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर दिल्ली के भीतर बैठ करके जब प्रेशर होता है मीडिया का, आप जैसे लोग जब सवाल करते हैं तब उनका जवाब कुछ और होता है और एक्शन में कुछ और है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। अक्सर ये आरोप लगता है कि जैसे SC/ST में SC में लगता है खासतौर से कि पूरे दलित समाज का जो आरक्षण है वो जाटव चमार खा गए, ऐसे ST में भी लगता है कि पूरे ST समाज का आरक्षण तो मीणा खा गए। कैसे देखते हैं इसको? अब इसको ऐसे देखिए कि अगर ऐसा ही है तो इस आरोप का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि सरकार एक सर्वे करा ले। पहले ये निकाल ले कि 1947 के बाद से जितनी ये नौकरियां गवर्नमेंट में क्रिएट की गई, ठीक है, उसमें जैसे ST का मामला है तो 7.5% के हिसाब से देख ले कि इतनी नौकरियां क्रिएट हुई, उसमें इतने आदिवासियों को नौकरी मिली, और उसमें उसके बाद इस तबके को इतनी मिली, तभी तो जाके हम इस आंकड़े पर आ पाएंगे। चाहे वो SC का मामला हो, चाहे OBC का मामला हो, चाहे किसी का भी मामला हो। अगर यही कहना है तो हम ये कह सकते हैं कि EWS का सारा हिस्सा तो ब्राह्मण खा गए। अगर यही एलिगेशन ही लगना तो हम यहाँ से ये कह रहे हैं कि EWS का सारा हिस्सा ब्राह्मण खा गए और ठाकुरों के हिस्से में गालियां आई। बिल्कुल, अगर यही कहना है तो इसीलिए अगर ये जरूरी है कोई आरोप लगा रहा है तो इसके लिए तो सरकार स्वतंत्र है, वो इस काम को कर सकती है, बखूबी कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं, और हम उसका पक्ष लेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।